तेरी बेवफाई ने ही हमें संवारा है, तेरी बेवफाई ने ही हमें संवारा है, वरना बहुत बर्बाद हुए हैं हम तेरी वफा के चक्कर में। तो स्वागत है आपका बवाल सर के क्लास में। तो आज फिर बवाल सर का बवाल होने वाला है। अगला जो कविता है हमारे बीच, द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक, ये कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं और बवाल सर के स्टाइल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको बवाल सर आए हैं। खैर, जो जरूरी बात है वो ये है कि देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत जरूरी है। ठीक है, बवाल सर ऐसे ही आपके बीच आते रहेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को ग्रो कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो द सोल्जर पोएम है, ये पोएम हम पढ़ाने वाले हैं। रूपर्ट ब्रूक एक इंग्लिश पोएट है, इन्होंने लिखा है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में, एकदम क्लियर जो है, जो पढ़ाने का अंदाज है उसके साथ हम पढ़ाएंगे। देखिए, रूपर्ट ब्रूक जो है, रूपर्ट ब्रूक ये इंग्लिश पोएट है और इनको वॉर पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच, तो उस दौरान इनका जो कविता था वो लिखा था इन्होंने। 1915 के अराउंड इनका देहांत हुआ है। वो भी ऐसा माना जाता है कि ये वॉर, क्योंकि ये खुद सोल्जर ही थे। ठीक है, एक सोल्जर थे, तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि इनका जो देहांत है वो वहीं पर हुआ था, शहीद हुए थे ये जंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका ब्लड पॉइजनिंग से डेथ हुआ था, कोई फ्लू हुआ था इनको, उससे इनका डेथ हुआ था। खैर, रूपर्ट ब्रूक वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखे थे, तो वॉर के बारे में ये लिखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कविता बिना किसी देरी के। देखिए, ये जो कविता है ये एक सोनेट है। क्या है? एक सोनेट है। और सोनेट जो होता है वो 14 लाइंस के सोनेट्स होते हैं, है ना, 14 लाइंस। तो 14 लाइंस हैं और इसमें शुरू के 8 लाइन और बाद में 6 लाइन का 2 स्टैंजा होता है इसमें। ठीक है, तो पहला वाला लाइन जो है वो ऑक्टेट, दूसरा वाला लाइन सिस्टेट। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8, सिस्टेट मतलब 6। ऐसे 2 स्टैंजा में बटा हुआ है ये कविता। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये जो है सिस्टेट है, ये वाला पार्ट ऑक्टेट है। ऐसे किताब में आपको दोनों अलग अलग स्टैंजा में मिलेगा। देखिए, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। देखिए, ये कविता में देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है कि अगर मैं मरूं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड। कि दुनिया में अगर मैं किसी भी कोने में मर जाऊं, कहीं भी मर जाऊं, मैं सिपाही हूं, कहीं भी मर जाऊंगा, तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि मैं जहां भी मरा हूं, जहां भी दफनाया गया, जिस मिट्टी में मैं मिल गया, वो मिट्टी हमेशा के लिए इंग्लैंड बन गया। ठीक है, ये कवि का जो देशभक्ति जो है वो दिखाई दे रहा है कि कवि ये कह रहा है कि मैं कहीं मर जाऊं, सिपाही हूं, मैं कहीं मर जाऊं, तो मेरे बारे में अफसोस मत करना कि इंग्लैंड का सिपाही है, कहीं किसी और देश में चला गया, मर गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में कई देशों से लड़ाई चल रही थी। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं कहीं भी मर जाऊं तो मेरे बारे में अफसोस मत करना, बस ये सोचना कि मैं कहीं भी मरूंगा तो वो जगह जहां पर मैं दफनाया जाऊंगा, जिस मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा, वो मिट्टी हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगी। क्योंकि पोएट खुद को इंग्लैंड का बीज समझता है। वो समझता है कि उसका एक कण इंग्लैंड की मिट्टी से बना है, इंग्लैंड की हवाओं से बना है। तो इंग्लैंड बन गया वो जगह जहां पर वो दफनाया गया। There shall be in that rich earth a richer dust concealed। यहां पर देखिए, कवि कहते हैं कि उस मिट्टी में, देखिए ये दुनिया की सारी मिट्टी का रिस्पेक्ट करते हैं रूपर्ट ब्रूक, जैसे बवाल सर करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो है ना रिच अर्थ, किसी भी मिट्टी को ये रिच अर्थ कहते हैं, एक फॉरेन की मिट्टी को, और उसमें दफनाया जाएगा, उसमें मिल जाएगा मरने के बाद किसका? ये सोल्जर का जो देह है वो मिलेगा। तो रिचर डस्ट, है ना, अपने आप को रिचर कह रहा है उस मिट्टी से। क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, अपना देश से बिलोंग करता है वो, है ना, अपनी मातृभूमि से। इसीलिए जो है उसको जो है ना, उसको कहता है रिचर डस्ट, है ना, अपना देश का उसको जो है मिट्टी ज्यादा महान दिखता है। देशभक्ति की भावना इसी को कहते हैं। और कंसील्ड, उसमें वो दफनाया जाएगा। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, एक ऐसा मिट्टी का कण जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप्ड, मेड अवेयर, है ना, उसको जो है आकार दिया, उसको जो है संवारा, उसको जो है जगाया। मेड अवेयर जगाया, यही मतलब नहीं होता है। मेड अवेयर मतलब सिर्फ जगाया नहीं होता। मेड अवेयर मतलब उसको जो है अकल दिया, सूझबूझ दिया, है ना। कौन? इंग्लैंड। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और उसको जो है हर फ्लावर्स टू लव, उसको जो है फूल दिए प्यार करने के लिए, मतलब उसको जीने की वजह दी, उसको खुश रखा, है ना। हर वेज टू रोम,
और चारों तरफ खूबसूरत वादियां दी जहां पर वो घूम फिर सके। कौन? इंग्लैंड। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, है ना, ये देखिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स मतलब इंग्लैंड का दिया हुआ शरीर है उसके पास, है ना। ब्रीदिंग इंग्लैंड, इंग्लिश एयर, और अंग्रेजी हवा में वो सांस लेता है। वॉश्ड बाय द रिवर्स, और वहां की जो नदियां हैं उस नदियों में वो नहाया है, खेला है। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और वहां पर जो उगने वाला सूरज है ना, ये सूरज को भी जो है, उसको भी जो है अपना इंग्लिश सूरज बना रहा है ये पोएट। वो कह रहा है कि वहां पर जो सूरज की रोशनी आती है, उस सूरज की रोशनी में वो बड़ा हुआ है, उससे वो जो है उसको आशीर्वाद मिला, यानी कि उसी से उसका लालन, उसका जो पालन पोषण हुआ, यानी कि वो इंग्लैंड की तारीफ यहां पर कर रहा है। अब अगला देखिए, ये जो है हमारा ऑक्टेट खत्म हो गया, अब सेस्टेट शुरू हो रहा है, यानी कि 8 लाइन शुरू का खत्म और लास्ट का 6 लाइन बचा हुआ है। लास्ट के 6 लाइन में देखिए, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे। अब जो है पोएट जो है वो किसी सोल्जर के मरने को किस तरह से देशभक्ति के रूप में एक्सप्लेन कर रहा है कि एक पोएट जब मरता है, एक सोल्जर जब मरता है, तो उसके बारे में है कि जब वो मरता है तो सिर्फ वो मर नहीं जाता है, बल्कि वो इस जो मरणशील शरीर है इससे उसको आजादी मिल जाती है। इविल शेड अवे, है ना, और दुनिया की जो बुराई है वो बुराई भी उससे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यहां पर जो है ना एक सोल्जर के मौत को पोएट और ज्यादा बता रहा है कि मौत जो है ना उसके जीवन से ज्यादा वरदान उसके लिए मौत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि मौत ने उसको ऑल इविल से, जितनी भी बुराइयां हैं उससे उसको आजादी दिला दी। ठीक है, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, और उसको हमेशा के लिए एक यादगार बना दिया। पल्स जो है ना लगातार याद आने वाली चीज को पल्स ना जो लगातार आए, ठीक है ना। इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल माइंड मतलब एक ऐसी यादगार जो हमेशा बरकरार है। ये जो इटर्नल मतलब होता है जो हमेशा बरकरार हो, जो असीमित हो, इन्फिनिटी के तौर पर। तो इटर्नल माइंड बोलने का मतलब भगवान भी हो सकता है, ये बोलने का मतलब जन्नत भी हो सकती है ना, स्वर्ग, वैकुंठ, या फिर नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। ये देखिए, गिव समवेयर बैक, है ना, ये जो है ना ये उस स्टेट के बारे में बात की जाए जब मरता है इंसान और स्वर्ग जाता है, दोनों के बीच के वक्त की बात की जा रही। उसका कहते हैं कि जो इंग्लैंड द्वारा उसको यादें मिली हैं, जो इंग्लैंड के लिए उसने कुर्बानियां दी हैं, या फिर इंग्लैंड ने उसका जो पालन पोषण किया है, वो सब कुछ हमेशा के लिए रह जाएगा। कब? जब वो स्वर्ग में जाएगा तो उसको ये सारी यादें याद रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि उसने जो है अपने देश की मिट्टी के लिए कुर्बानी दी है, और वो कभी भी उसकी यादें कभी खत्म नहीं होंगी, है ना, क्योंकि उसने जो कुर्बानी दी है वो लाजवाब है। ठीक है, इंग्लैंड गिवन, है ना, इंग्लैंड की धरती का दिया हुआ याद। ठीक है, ये याद रखिएगा। अरे देखिए, हर साइट्स एंड साउंड्स, ये देखिए अब इंग्लैंड की तारीफ करें। और इंग्लैंड देखिए, कोई भी देश को माता कहा जाता है, मां कहा जाता है ना, तो मां जो है, मां मतलब एक लेडी। ठीक है, यहां पर इसीलिए हर इस्तेमाल किया गया है ना, हर साइट्स, उसकी जो है, उसके नजरिया, है ना, उसका नजारा, ठीक है, उसकी खूबसूरती, तो हर इस्तेमाल किया गया इंग्लैंड के लिए, है ना, उसकी साइट्स, नजारा, है ना। एंड साउंड्स मतलब आवाज, तरंग, झरनों की या फिर हवाओं की, है ना, साउंड्स। ड्रीम हैप्पी एज हर डे, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और उसके जो सपने एकदम जो है दिन की तरह खुले, है ना, दिन की तरह रोशन सपने जो इंग्लैंड ने उनको दिखाया या फिर उन्होंने इंग्लैंड के लिए देखा। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और हंसी के वो पल जो उन्होंने दोस्तों के साथ बिताए, ये सब कुछ मरने के बाद याद रह जाएगा। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। और कहां से याद रहेगा? इटर्नल माइंड में, यहां पर इटर्नल माइंड में एक पल्स की तरह जो हमेशा ही याद रहेगा। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस, और शांति में उसका दिल हमेशा मौजूद रहेगा, है ना, और दिलों में ये यादें हमेशा मौजूद रहेंगी। एट पीस मतलब शांति से, कोई उसमें जो है अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया से तो हट चुका है, यानी कि ये दुनिया जो है अनरेस्ट है, यहां पर जो है अराजकता है, लेकिन मरने के बाद वो एक पीसफुल स्टेट में चला जाएगा, अंडर एन इंग्लिश हेवन। यहां पर पोएट जो है वो देशभक्ति की इंतहा ही कर दिया, है ना, वो हेवन यानी जन्नत को बोल दिया इंग्लिश हेवन।
मतलब इंग्लिश जन्नत मतलब एक ऐसा जन्नत जो मिलता है किसी को इंग्लैंड के लिए कुर्बानी देने पर। यानी कि एक ऐसा सिपाही जो अपने देश, उसका जो देश है इंग्लैंड, उसके लिए जो कुर्बानी दिया, उसको जो जन्नत मिलेगा वो इंग्लिश हेवन होगा। ठीक है, ये बोलने का मतलब है कि उसके लिए एक ऐसा जन्नत होगा जो सबसे बेहतरीन जन्नत होगा, क्योंकि इंग्लैंड देश कवि के लिए सबसे बेहतरीन देश है, तो बेहतरीन जन्नत उसके लिए मिलेगा जिसने इंग्लैंड के लिए कुर्बानी दी है। समझ रहे हैं? तो ये पोएट का जो है ये नजरिया है, ये समझ गए हम लोग। इसमें हम आपको एक और बात कहना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, वॉर को लेकर के दो तरह का नजरिया होता है। एक नजरिया र्यूबर्ट ब्रूक साहब का है, एक नजरिया है, एक और पोएट हैं विल्फ्रेड ओवन, है ना, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में इंटरनेट पे आपको मिलेगा, विल्फ्रेड ओवन। ठीक है, एक और कवि हैं, और ये जो है र्यूबर्ट ब्रूक साहब से जूनियर हैं, है ना, और इनका देहांत जंग में हुआ था, विल्फ्रेड ओवन का। ये 1918 के अराउंड इनका देहांत हुआ। ठीक है, इनका डेथ हुआ, और ये जंग के दौरान ही इनका मौत हुआ। हालांकि र्यूबर्ट ब्रूक का जंग के दौरान मौत नहीं हुआ था। अब देखिए, समझिए जरा, बात एकदम गंभीर है। वो ये है कि जंग को लेकर के दो तरह का नजरिया होता है। एक वो नजरिया जो देशभक्ति की भावना में डूब करके कहते हैं कि सिपाही अगर देश के लिए मरता है तो कोई बात नहीं है, देश के लिए मरना शान की बात है। लेकिन दूसरा जो नजरिया होता है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ होता है, वो इंसानियत को ज्यादा वैल्यू देता है इन सारी भावनाओं से। ठीक है, इन सारी भावनाओं, उनके लिए देश मतलब देश के लोग होते हैं। ठीक है, और दूसरी भावना में देश मतलब देश होता है, जो नक्शा है। ठीक है, तो दोनों में दिक्कत क्या, दोनों में फर्क क्या है? र्यूबर्ट ब्रूक कहते हैं कि सिपाही को मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मरना उसके लिए और शान की बात है, ही विल शेड अवे, उसको इस झंझट से छुटकारा ही मिल जाएगा इस जीवन से, है ना, और वो बेहतर जगह में चला जाएगा। लेकिन विल्फ्रेड ओवन कहते हैं कि जंग में मरना जो है एक सिपाही की किस्मत नहीं है। वो जो है उसको उसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि इंसान की ऐसी हत्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है दुनिया के लिए, और उन नेताओं को वो जो है उन पर सवाल उठाते हैं जिनकी पॉलिटिक्स की वजह से दुनिया में जंगें हो रही हैं। और इसकी वजह से जब आप समझिएगा तो बवाल सर का भी यही कहना है कि जब जो दो देश के सिपाही आपस में लड़ते हैं तो उसमें जब दोष दोनों ओर की सिपाहियों का नहीं होता है, बल्कि दोनों देश में मौजूद उन नेताओं का होता है जिसकी वजह से यह जंग होती है। ठीक है, और जैसे आप दुनिया के इतिहास को पलट कर देख लीजिए, जितनी भी जंगें हुई हैं सारी जंगों में सिपाहियों का कहीं से भी कोई लेना देना, कोई दोष नहीं होता है। और जो पॉलिटिक्स उसके बीच खेला जाता है वो पॉलिटिक्स हमेशा उसका नतीजा भी गलत होता है, और वो पॉलिटिक्स का जो आधार होता है वो भी गलत ही होता है, तभी जंग होती है। दोनों में से एक साइड की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी होती है और उसको सुलझाया भी जा सकता है। अब देखिए, विल्फ्रेड ओवन जो है वो कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सिपाही हैं मर रहे हैं, उनकी भी जान, उनकी जान की भी कोई कीमत है। यूं ही आप देशभक्ति की भावना में किसी की जान नहीं ले सकते, है ना। यूं बोलना बहुत आसान है कि देश के लिए मरना मिटना, ये इसकी जो है सैनिक किसान है। आप खुद सैनिक बन करके जाइए और मरिए, तब पता चलेगा कि मरना कितनी बड़ी शान होती है। खैर, विल्फ्रेड ओवन साहब की थिंकिंग के बारे में कहा जाता है कि इनकी थिंकिंग काफी मैच्योर है, और र्यूबर्ट ब्रूक के थिंकिंग के बारे में कहा जाता है कि इनकी थिंकिंग जो है वो इमैच्योर है वॉर को लेकर के, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वॉर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि एक सिपाही जब मरता है तो उसके लिए कैसा दर्द होता है। एक सिपाही जब मरता है, उसको गोली लगती है तो कितने घंटों बाद उसकी मौत होती है, तब तक वो कितना सिसकता है। मैदान में कोई उसको देखने के लिए नहीं आ पाता है। गोलियां चल रही हैं, 6-6 घंटे लड़ाई चल रही है, एक सिपाही को गोली लगी है, 4 घंटों तक लड़ाई चल रही है, तो कोई सिपाही उसको बचाने के लिए भी नहीं आ पाता है उस वक्त, है कि नहीं, क्योंकि सब जंग में बिजी हैं और गोली चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक सिपाही बीच में गोली लग गई, उसको कोई देखने वाला भी नहीं होता है। 4-4, 5-5 घंटे यूं ही लेटा हुआ है, तड़पता हुआ है। फिर जब इसको बचाने वाली टीम आती है फिर उसको बचाया जाता है जब गोलियां बारी कम होती है। तो इस वजह से विल्फ्रेड ओवन की थिंकिंग को कहा जाता है काफी मैच्योर थिंकिंग के पोएट हैं, और र्यूबर्ट ब्रूक की थिंकिंग को कहा जाता है कि काफी इमैच्योर, बचकाना सीनरी इन्होंने वॉर का खींचा है। और आपका एक जंग को लेकर के क्या नजरिया है? बवाल सर की बात से आप कितने सहमत हैं, या फिर आपको किसकी बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं, विल्फ्रेड ओवन की या फिर र्यूबर्ट ब्रूक की? आप कमेंट में जरूर बताएं। खैर, इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बवाल सर जानते हैं कि बवाल सर के क्लास में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं या फिर जो वीडियो देख रहे हैं
हैं वो काफी मैच्योर थिंकिंग के हैं, इसलिए बवाल सर ने अच्छा समझा कि ये बात जो बड़ी बात है आपको बता दी ही जाए। खैर देखिए, कविता तो हमने पढ़ ली, अब जो है द सोल्जर जो है इसकी समरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। द सोल्जर पोएम बाय रूपर्ट ब्रूक। तो देखते हैं द सोल्जर, ये जो पोएम है द सोल्जर रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक इज अ पोएम फुल ऑफ द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। ये जो कविता है, ये कविता है फुल ऑफ द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति। देशभक्ति के फीलिंग से एक कविता जो है परिपूर्ण है। द पोएम एग्जिबिट्स अ जेन्युइन लव ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर फॉर हिज कंट्री। ये जो पोएम है, ये पोएम जो है एग्जिबिट मतलब दर्शाता है अ जेन्युइन लव। जेन्युइन मतलब एकदम सच्चा, एकदम जो है ट्रू, है ना, लव ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, एक इंग्लिश सोल्जर का, एक अंग्रेजी सिपाही का, फॉर हिज कंट्री, इंग्लैंड के लिए देशभक्ति की सच्ची भावना को यह पोएम जो है दिखलाता है। इन दिस पोएम द पोएट इज एन इंग्लिश सोल्जर, और इस कविता में जो पोएट है वो खुद एक इंग्लिश सोल्जर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ही हैज अ डीप लव फॉर हिज कंट्री, और ये जो पोएट है, इस पोएट के अंदर मन में एक अपनी कंट्री के लिए एकदम गहरा प्रेम है। He says that if he dies in the battle, अब वो कहते हैं कि अगर वो जंग में उनकी मौत हो जाती है, डाइज इन द बैटल, हिज बॉडी वुड बी बरीड इन अ फॉरेन लैंड, और उसके शरीर को, उसके देह को कहां दफनाया जाएगा? एक फॉरेन लैंड में, फॉरेन फील्ड में दफनाया जाएगा। तो इससे कोई अफसोस की बात नहीं है। दैट पीस ऑफ लैंड वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और वो जो पीस ऑफ लैंड है जहां पर उसको दफनाया जाएगा विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंग्लैंड बिकॉज बॉडी ऑफ इंग्लिश सोल्जर लाइज अंडर इट। क्योंकि वो जो धरती में दफनाया जाएगा वो धरती इंग्लैंड कहलाया जाएगा, क्योंकि उस धरती में इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ एक सिपाही दफनाया गया है। बात समझ में आई? अब देखिए आगे कहते हैं पोएट कि ही सेज दैट फॉरेन डस्ट इज रिच। वो कहते हैं कि वो जिस देश में मारे जाएंगे, जहां भी मारे जाएंगे, जिस भी मिट्टी में मरेंगे, उस देश की मिट्टी भी अमीर है, उस देश की मिट्टी भी धनी है, लेकिन बट द डस्ट ऑफ हिज बॉडी विल बी रिचर देन द डस्ट वेयर ही इज कंसील्ड। लेकिन जिस मिट्टी में वो दफनाया जाएगा वो तो खुद धनी है, लेकिन वो जो दफनाया जाएगा तो उसके अंदर जो कण है, जो मिट्टी है, जिस मिट्टी से वो बना है, वो ज्यादा धनी है, क्योंकि इंग्लैंड की मिट्टी से वो बना है। He says that England shaped his body, also gave him good thoughts। और वो कहते हैं कि इंग्लैंड जो है उसके बॉडी को आकार दिया, यानी कि उसका जो है लालन पोषण किया, और उसका जो है उसको जो है अच्छी थॉट्स दिए, उसको जो है इमेजिनेशन दिया। इंग्लैंड gave him flowers and paths to roam। इंग्लैंड जो है उसको फ्लावर्स दिए प्रेम करने के लिए, अच्छी भावनाओं के लिए, और उसको जो है अच्छी खुशगवार वादियां दी जहां वो घूम फिर सके। The poet says that he breathed in the air of sun, bathed in the rivers, and grew up in the stars of light। देखिए यहां पर पोएट कहते हैं कि वो इंग्लैंड की जो नदियां हैं उसमें उन्होंने नहाया है, और उसकी जो है वहां पर जो स्टार्स यानी कि जो सन है या फिर जो रोशनी आती है उसमें जो है उन्होंने उनसे जो है उनका पालन पोषण हुआ है, वहां की उनसे जो ऊर्जा उनको प्राप्त हुई है, उसी से उनका जीवन जो है वो आगे बढ़ा है। हिज पर्सनालिटी डेवलप्ड इन द ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट ऑफ इंग्लैंड, और उनकी जो पर्सनालिटी है वो इंग्लैंड की ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में उनका डेवलपमेंट हुआ है ना। He is highly indebted to his country, और वो अपनी कंट्री का कर्जदार है। इंडेटेड मतलब कर्जदार, ये इंडेप्टेड नहीं पढ़ देना रे, बवाल सर की बात है, तो इंडेटेड है ये। तो इंडेटेड टू हिज कंट्री, वो अपनी मातृभूमि का जो है बहुत ज्यादा कर्जदार है। ठीक है, अगला देखिए, he would feel happy if he is able to repay the debt he owes to his motherland। और उसको इस बात की बहुत खुशी होगी, रिपे अगर वो चुका पाए उस कर्ज को जो उसकी मातृभूमि का उस पर है, उस कर्ज को अगर वो चुका पाए, उसके लिए वो मर मिट सके, तो इसके लिए जो है शान की बात होगी। द पोएट फर्दर सेज दैट आफ्टर हिज डेथ हिज सोल विल बी प्यूरिफाइड ऑफ ऑल इविल्स। देखिए पोएट जो है वो आगे कहते हैं कि जब वो मर जाएगा तो उसको दुनिया भर का जो पाप है उससे उसको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि वो उसकी जो मौत होगी वो मौत कोई अफसोस वाली मौत नहीं होगी, बल्कि उसके लिए एक शान की बात होगी।
ठीक है, प्यूरिफाइड ऑफ ऑल इज इविल्स, उसके उसके जो जितने भी पाप किए हैं उससे जो हमेशा के लिए प्यूरिफिकेशन मिल जाएगा, उससे उसको पवित्रता हासिल हो जाएगी। हिज सोल विल मर्ज विद द डिवाइन सोल, है ना, उसका जो उसकी जो आत्मा है वो आत्मा का मिलन हो जाएगा डिवाइन सोल से, यानी कि ऊपर वाले से, समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले से उसका जो है मिलन हो जाएगा, यानी कि वो जो मौत है वो मौत जो है वो तकलीफदायक नहीं होगी बल्कि उसके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उसने देशभक्ति की भावना में अपना जान दिया है। ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिम, और वो जो है इस दिव्य शक्ति का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना, बिकम अ पार्ट ऑफ हिम, दिव्य शक्ति का पार्ट हो जाएगा। देन ही वुड बी एबल टू रिपे द डेट ही ओज टू हिज कंट्री, और उस तरह से वो जो है अपने देश का जो कर्ज है उसको चुकाने के लायक बनेगा, थोड़ा सा चुका पाएगा उसको। He says that he will not be separated from his motherland even after his death, और वो कविता में कहते हैं कि वो हमेशा के लिए इटर्नल माइंड में वो सेव हो जाएगा, है ना, हमेशा के लिए रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि he will never be separated, है ना, separated from his motherland, है ना, वो अपने देश से कभी अलग नहीं होगा, even after his death, अपनी मौत के बाद भी इससे कभी अलग नहीं होगा। His soul would be separated, his soul would be spread noble ideas दैट ही लर्न फ्रॉम हिज कंट्री, और उसकी जो आत्मा है वो आत्मा जो है वो जो नोबल मैसेजेस, यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें यादगार जो उसने उस देश में बनाई हैं दोस्तों से, उस देश की मिट्टी से, वो हमेशा के लिए फैलता चला जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। लर्न फ्रॉम हिज कंट्री, देखिए ये सेस्टेट में मौजूद है लास्ट के 6 लाइंस में। ही विल टेल अदर्स अबाउट द ब्यूटीफुल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ इंग्लैंड, और वो हमेशा के लिए ये बताता रहेगा कि किस तरह से इंग्लैंड में ब्यूटीफुल साइट्स हैं, खूबसूरत नजारे हैं, एंड साउंड्स इंग्लैंड के, यानी कि जो झरनों की आवाज, यानी इंग्लैंड के नेचर में जो खूबसूरती है उसका बयान हमेशा करता रहेगा। हिज मदरलैंड ब्लेस्ड हिम विथ रिमार्केबल क्वालिटीज लाइक लॉफ्टी एस्पिरेशंस एंड चीयरफुलनेस, और जो इंग्लैंड की धरती है उसने जो है उसको ब्लेसिंग दी है, उसको जो है उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, ठीक है, उसको जो ब्लेस किया है किससे, रिमार्केबल क्वालिटीज, जो बहुत ही अद्भुत क्वालिटीज हैं, लॉफ्टी एस्पिरेशंस, और जो है अच्छे एस्पिरेशंस ना भरे भरे, और चीयरफुलनेस, और जीवन में खुशी से उसको जो है भर दिया वो धरती। ही वुड स्प्रेड ऑल दीज क्वालिटीज, और इन क्वालिटीज को वो हमेशा फैलाता रहेगा, विच ही हैज लर्न फ्रॉम हिज मदरलैंड, जो उसने अपने देश की धरती से सीखा है। देखिए, दिस शोज हाउ मच द सोल्जर लव्स हिज कंट्री, और इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो सोल्जर है, यानी जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक, अपने देश से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। ही डज नॉट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज कंट्री इवन आफ्टर हिज डेथ। बटरिया लुल हो गया। He does not want to be separated from his country even after his death. वो अपने मौत के बाद भी अपने देश से अलग नहीं होना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि अलग हम नहीं होंगे। I will be saved in the eternal mind in the form of pulse, है ना, हमेशा के लिए याद बन करके रह जाएंगे, लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो आत्मा है उसका मिलन एक डिवाइन सोल से हो जाएगा। तेरे ख्याल को दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको भुलाया नहीं अभी। तेरे ख्याल को दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको भुलाया नहीं अभी। तुम बेवफा हो ये हम भी जानते हैं, मगर जाने क्यों खुद को समझा पाया नहीं अभी। तो स्वागत है आपका। ये जो द सोल्जर पोएम है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम लोग करने वाले हैं। कविता भी पढ़ ली, समरी भी हो गया, अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है, किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, है ना, वो अपने जो करीबी हैं या फिर उनके जो मतलब जिनके वो प्रिय हैं या फिर जो उनके प्रिय हैं उनके लिए वो जो है कुछ ऐसा मेमोरियल्स बनाते हैं, यानी कि मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, है ना, किंग्स, राजा, ठीक है। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव डाइड, लेकिन एक आम आदमी कैसे याद रखते हैं उनको जो उनके दोस्त या फिर रिलेटिव्स हैं, है ना, जो मर गए हैं, उनको कैसे याद रखें, क्योंकि वो तो मेमोरियल्स नहीं बना सकते, वो तो कोई मूर्ति या फिर उनकी याद में कुछ ऐसा कुछ बड़ा चीज तो नहीं बना सकते ना, कैसे याद रखते हैं उसको। तो कॉमन मैन कीप द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस अलाइव इन देयर हार्ट्स,
वो एक आम आदमी जो है वो अपने प्रिय या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी यादों को अपने दिल में रख करके उन्हें जिंदा रखते हैं। इस तरह से वो जो है उनको याद करते हैं। वो कोई मेमोरियल राजाओं की तरह नहीं बनाते। समटाइम्स दे रिमेंबर देम बाय देयर फोटोग्राफ्स, कभी कभी वो उनको फोटोग्राफ से भी याद कर सकते हैं, कुछ खतों से, लेटर्स और सम अदर थिंग दैट क्लोजली रिलेटेड टू देम, या फिर उनकी यादगार में कोई ऐसी चीज है जो उनको उनकी याद दिलाए। इस तरह से एक आम आदमी याद रखता है। एक राजा जो है वो मेमोरियल्स बनाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, you might have come across some lines of verse written on a grave or on a memorial। कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी कब्र के करीब गए होंगे तो वहां पर कुछ लाइंस या वर्स लिखे होंगे ना, वर्स है ना, रिटन ऑन अ ग्रेव और अ मेमोरियल। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते क्या है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए उसको क्या कहते हैं? उसको तो एक एपिटफ कहते हैं। एपिटफ एक कविता भी है हमारे पास, हमने पढ़ा है उसको। तो एपिटफ कहते हैं जो किसी कब्र में लिखा हुआ जो लाइंस होते हैं, किसी की याद में लिखा गया जाता है, उसको एपिटफ कहते हैं। इट्स पर्पस इज टू परपेचुएट द मेमोरी ऑफ द डेड पर्सन। और इसका जो पर्पस होता है उस याद को ताजा बनाना या फिर उसको याद करना, उसको जो है जिंदा रखना, है ना, परपेचुएट, उसको जो है उस याद को बरकरार रखना जो है डेड पर्सन का, ये उसका मकसद होता है, ये उसका इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल ही वुड बी लाइक टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, अगर वो मरता है ना, अगर वो मरता है एक जंग में, तो हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड? वो जो है किस तरह से खुद को याद रखवाना चाहता है, वो चाहता है कि उसको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर हु नेवर फियर डेथ। और वो ये अब देखिए जवाब में क्या है कि अगर उसकी मौत हो जाती है जंग में, तो उसको वो जो चाहता है, ये कवि चाहता है कि उसको ऐसे याद रखा जाए कि वो कभी भुलाया ना जाए। अनफॉरगेटेबल सोल्जर, एक ऐसा सोल्जर जिसको कभी भुलाया नहीं जाएगा, और उसके बारे में ये याद रखा जाए जिसने कभी मौत की परवाह नहीं की, जो हमेशा चाहा कि अपने देश के लिए वो मर मिटे। ठीक है, ही वुड बी गिवन फ्लावर्स टू लव, फ्लावर्स ऑफ लव, उसको जो है फूल चढ़ाए जाएंगे प्रेम के, उसकी याद में, उसके कब्र पर, एंड बरीड इन सम कॉर्नर ऑफ लैंड विच इज पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और उसको कहीं पे दफनाया जाएगा, वो पार्ट वो जो है इंग्लैंड का पार्ट बन जाएगा, या फिर वो इंग्लैंड कहलाएगा, क्योंकि वो देश की जो मिट्टी से बना है, ये मिट्टी कहीं भी जाएगा तो वो इंग्लैंड बन जाएगा। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर? ये DUST है, डस्ट है ना, डस्ट स्टैंड फॉर, ये जो डस्ट है ये किस चीज को दर्शाता है, ये इसके बारे में सवाल है। तो देखिए कि ये डस्ट जो है, ये डस्ट दिखा रहा है, ये जवाब आपको पता है कि डस्ट मतलब देश की मिट्टी है ना, यानी कि उसका जो शरीर है इसको भी ये दर्शाता है। जवाब देखिए, इन दिस सेंटेंस ऑफ द पोएम, या फिर इन दिस लाइन ऑफ द पोएम, ये सेंटेंस लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस तो यह है नहीं। सेंटेंस किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज डिलीवरिंग अ कंप्लीट सेंस विद अ फुल स्टॉप ना, तो फुल स्टॉप होगा तभी, तो ये फुल स्टॉप है नहीं इसमें, तो ये तो सिंपल सा बात है जो एक पार्ट है। ठीक है, तो एक लाइन कहेंगे इसको कविता की, है ना, ऑफ द पोएम, इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, मतलब जिस मिट्टी में, जिस धनी मिट्टी में किसी और मिट्टी को दफनाया जाएगा, ये मतलब हुआ इसका, है ना। डस्ट हैज बीन यूज्ड फॉर द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द पोएट। और डस्ट जो है वो कवि के उन रिमेन्स जो बचेंगे, कवि के जो अवशेष बचेंगे जो दफनाने के बाद, उसके बारे में बात की गई है। आफ्टर हिज डेथ इन द वॉर फील्ड, यानी कि उसके शरीर का जो पार्ट बच जाएगा वही वो डस्ट है ना, वही उस मिट्टी का हिस्सा है, इंग्लैंड की मिट्टी का हिस्सा है ना, जो वॉर फील्ड में मरने के बाद उसके देह में बच जाएगा। डस्ट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर दोज पर्संस हु अवॉइड वॉर एंड वांटेड टू लिव अ पीसफुल लाइफ, यानी कि वो ऐसे लोगों को भी डस्ट यहां पर कह सकते हैं, या फिर ये इशारा है उन लोगों की तरफ जो अपने देश से बिलोंग तो करते हैं लेकिन वो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार नहीं है, जो वॉर में इंगेज नहीं होना चाहते हैं देश के लिए। दे नेवर क्वारल्ड फॉर एनीथिंग, और वो देश के लिए कभी झगड़ा नहीं किया किसी से, यानी कि कभी किसी से लड़ाई नहीं किए। ये वाला लाइन जो है
ये वाला लाइन आप लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पोएम से बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। पोएम से डायरेक्टली रिलेटेड बात इतनी है कि इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील, बोलने का मतलब है कि किसी भी एक धनी देश में, यानी कि किसी भी देश को धनी ही कह रहे हैं पोएट, ठीक है, उस देश की मिट्टी को, उसको बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, उसमें जो है दफनाया जाएगा इसकी बॉडी, रिचर डस्ट होगा इसका बॉडी, क्योंकि ये बॉडी जो है इंग्लैंड से आया है, तो ये रिचर डस्ट होगा। और इसको, इसका मतलब यहां पर डस्ट जो बोलने का मतलब है ये पोएट की खुद की बॉडी है, यानी कि जो सोल्जर जो मरा उसकी बॉडी को डस्ट कहा गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 6 देखिए, व्हाट इज अ सोनेट? सोनेट किसको कहते हैं? कमेंट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पोएम। ये जो प्रिस्क्राइब्ड कविता है, ये जो हमें कविता दी गई है, इस कविता के लैंग्वेज के बारे में, इसकी भाषा के बारे में बताना है। ऑल्सो मेंशन इट्स राइम स्कीम, और इसके राइम स्कीम के बारे में भी बताना है। सबसे पहले याद रखिए ये एक सोनेट है। सोनेट भी कैसा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है, और पेट्रार्कन सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं। एक एक्सेप्शन भी होता है सोनेट में, कर्टल सोनेट, जो जीएम हॉपकिंस वगैरह लिखते थे, वो 10.5 लाइन्स के होते हैं। खैर उतना जानना नहीं है आपको। देखिए, द पोएम कंसिस्टिंग 14 लाइन्स इज अ सोनेट, है ना, सिंपल बात है, इतना ही आपको याद रखना है कि 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, पहले 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। द ऑक्टेव एस्टैब्लिशेस सम इश्यूज एंड सेस्टेट रिजॉल्व्स इट। देखिए, कविता का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये कह रहा है, वो ये होता है कि ऑक्टेव में कोई इशू को रेज किया जाता है, कोई प्रॉब्लम को बताया जाता है, और सेस्टेट में उसका जो है प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है प्रॉब्लम का। ठीक है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल थॉट। और ये जो कविता होती है, क्योंकि 14 लाइन्स हैं तो बहुत कम लाइन्स हैं बहुत ज्यादा बातें कहने के लिए, इसीलिए जो है इसके जो थॉट्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जमे हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही जाती हैं। ठीक है, फीलिंग और सिचुएशन, सब्जेक्टिविटी, सिंसियरिटी, मेलोडी, म्यूजिक, रिफ्लेक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी, इन सारी चीजों को वो बताता है। फीलिंग और सिचुएशन, है ना, कोई भी थिंकिंग, कोई भी थॉट या फिर सिचुएशन, किसी भी हालात को, सब्जेक्टिविटी, किसी भी तरह के अप्रोच को, पर्सनल थिंकिंग को, ठीक है, सब्जेक्टिविटी को, सिंसियरिटी, है ना, ये कोई सिंसियर थॉट को, मेलोडी यानी कि म्यूजिकल राइमिंग बातें भी उसमें बताई जाती हैं। म्यूजिक भी होता है क्योंकि ये राइमिंग स्कीम के साथ लिखा जाता है। एंड रिफ्लेक्शन यानी कि जो इंसान महसूस करता है उसमें एक्सप्रेस होता है। और इसमें स्पॉन्टेनिटी का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इसके जो लैंग्वेज होते हैं बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब नेचुरल, जो अपने आप होता है। ठीक है, देयर आर सम प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अ सोनेट। ऐसे कई प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है सोनेट के, उसमें से द पोएम सोल्जर इज रिदमिक। जो सोल्जर पोएम है ये रिदमिक है, और ये भी जो रिदमिक पोएम्स होते हैं, ये सोनेट भी रिदमिक पोएम्स ही होते हैं। इट्स राइम स्कीम इज सुटेबली एंड साइमल्टेनियसली अरेंज्ड इन अ वे प्लेजेंट टू हियर। और इसका जो राइम स्कीम है ये काफी अच्छा है, जो साइमल्टेनियसली अरेंज्ड है और सुनने में काफी मेलोडियस लगता है। ठीक है, इसकी राइम स्कीम को अगर हम देखें तो कविता की ओर हम लोग अगर बढ़ें तो राइम स्कीम हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ये जो कविता है आपके बीच मौजूद है, देखिए इसका राइमिंग स्कीम हम लोग देखते हैं। राइमिंग स्कीम को पता है ना, ये मी का साउंड, ई का साउंड आ रहा है, इसको मान लीजिए अगर ए, तो ईल्ड, फील्ड, इसका साउंड मान लीजिए बी। देखिए मी और बी मिल गया ना, तो ये हो गया ए। ये देखिए फील्ड और कंसील्ड मिल गया, ये भी हो गया बी, यानी कि इसका राइम स्कीम हो गया ए बी, है ना। उसके बाद देखिए अवेयर, है ना, इसको मान लीजिए सी, है ना, और रोम इसको मान लीजिए डी। दोनों साउंड अलग अलग है। अवेयर और एयर दोनों मिल गया तो दोनों को मान लीजिए सी। रोम और होम दोनों एक जैसा है तो दोनों को मान लीजिए डी। ठीक है, ये मैंने ऑक्टेव का बता दिया है। अब आपको सेस्टेट का जो राइमिंग स्कीम है ये हमको कमेंट में जरूर बताइए, और हमको उम्मीद है कि आप सही ही बताएंगे, लेकिन बताइएगा जरूर। जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए कि इसके जो लास्ट के 6 लाइंस हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक है, जरूर बताइए, और कमेंट हम जरूर पढ़ते, सारा कमेंट पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बवाल सर अपने वीडियो में जो भी बोलते हैं और कमेंट हम सारा पढ़ते हैं अपने वीडियो का। अब बारी है द सोल्जर जो कविता है, इस कविता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे बीच क्या है। हु रोट द सोल्जर, ये कविता जो है द सोल्जर, इस कविता को किसने लिखा है? तो हमें पता है रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है ये कविता। ये इस जो है आपका जवाब हो गया पहला वाला। ठीक है, उसके बाद है विच वर्ड
डज द सोल्जर फोकस ऑन, कौन से वॉर को द सोल्जर जो है ये कविता फोकस करती है। आपको मैंने बताया था कि द सोल्जर जो लिखी गई कविता है ये रिपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में लिखे थे और इनको वॉर पोएट भी कहा जाता है। तो इसको कहेंगे वर्ल्ड वॉर वन के को फोकस करता है ये कविता। अगला देखिए, विच ईयर द सोल्जर वॉज रिटन, ये सोल्जर कविता है, इस कविता को कब लिखा गया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आराम से ऑप्शन देके गेस कर सकते हैं कि 1935 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम नहीं था, 1992 तो भाई ये तो नया बच्चा है इसमें। ये देखिए 1899, ये तो बहुत पुराना हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से शुरू हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको लिखा गया था। अगला देखिए, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोएम, ये जो पोएम है, इस कविता, ये जो कविता, इस कविता का फॉर्म क्या है? ये कविता जो है किस तरह की कविता है? तो एक सोनेट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम द सोल्जर, ये जो पोएम है, कविता है, इस कविता का ओवरऑल टोन क्या है? टोन मतलब होता है किस तरह से जो है ये कविता जो है वो मतलब एक्सप्रेस की गई है, किस अंदाज में कही गई है। तो इसका जो टोन है वो क्या है? वो पेट्रियोटिक टोन है, यानी देशभक्ति है। हाँ, ये जो अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द इन द सोल्जर व्हाट इज द टेक्निक, है ना, इन द कोट अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर एंड शेप्ड। यहां पर देखिए इंग्लैंड, अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, है ना, एक डस्ट जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया और उसको शेप दिया, उसको जो है मतलब उसका पालन पोषण किया। ये वाला जो लाइन था, इस लाइन में अ डस्ट जो है इसको ये कौन है? ये कवि खुद है, ठीक है। तो इसको जो है डायरेक्टली इस्तेमाल किया है, अ डस्ट डायरेक्टली इस्तेमाल किया बिना लाइक या एज के। ये सिमिली है, एकदम क्लियर बात है, ये सिमिली है, ठीक है। और इसको पर्सनिफिकेशन समझने की बहुत लोग गलती करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि डस्ट को इंसान के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। डस्ट को डायरेक्ट इंसान से कंपेयर किया गया है, इसलिए सिमिली है ये, ठीक है। डस्ट को ये खुद से कंपेयर किए, यानी कि खुद को डस्ट ही समझ लिए। किसका? इंग्लैंड का डस्ट, इंग्लैंड की मिट्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिनिश द कोट दैट कंटेन्स एलिट्रेशन। देखिए एक कोट है जिसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन समझते होंगे आप लोग, कंटिन्यूअस यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड उसका अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एलिट्रेशन क्रिएट होता है। जैसे लो लाइट, 2 बार एल आया ना, इसी तरह से देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ये देखिए देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ये देखिए फील्ड हो जाएगा। देखिए तो फॉरेन फील्ड ना, फ का साउंड 2 बार आया, इसी को एलिट्रेशन कहेंगे। तो आपका जो जवाब होगा फॉरेन फील्ड होगा, ठीक है। व्हाट इज द सोल्जर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द सोल्जर विलिंग, व्हाट इज द सोल्जर विलिंग टू डाई फॉर इन द पोएम। देखिए व्हाट इज द सोल्जर विलिंग टू डाई फॉर, मतलब सोल्जर किसके लिए मरना चाहता है, ये मतलब हुआ। डाई फॉर, किसके लिए मरना चाहता है इन दिस पोएम, इस कविता में किसके लिए मरना चाहता है? हिज गर्लफ्रेंड, हिज वाइफ, हिज मदर, इंग्लैंड, किसके लिए मरना चाहता है? इंग्लैंड के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाउ इज वॉर प्रेजेंटेड इन द सोल्जर, वॉर जो है वो कैसे दिखाया गया है इस कविता में? वॉर को कैसे दिखाया गया है? वॉर को नोबल दिखाया गया है, ट्रेजिक दिखाया गया है, हेरोइक दिखाया गया है या हॉरिफिक दिखाया गया है? वॉर को काफी नोबल दिखाया गया, यही तो बात है। इसी वजह से तो जो विल्फ्रेड ओवन, इसके बाद कुछ सालों बाद जो कवि आए विल्फ्रेड ओवन, उन्होंने रिपर्ट ब्रूक के थॉट्स को कहा कि ये बेकार है, बचकाने थॉट्स हैं, क्योंकि इसमें वॉर को बहुत ही नोबल अंदाज में पेश किया गया। वॉर मतलब कुछ ऐसा स्पिरिचुअल चीज, लेकिन ऐसा है नहीं। वॉर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी, ठीक है। तो वॉर को ऐसे नोबल अंदाज में पेश किया गया है द सोल्जर कविता में। अगला देखिए, व्हाट मीटर इज द पोएम रिटन इन, ये जो कविता है, इस कविता में कौन सा मीटर इस्तेमाल किया है? देखिए मीटर कहते हैं स्ट्रेस अनस्ट्रेस के कॉम्बिनेशन को, जिसमें लाइंस लिखे जाते हैं कविताओं के। आपको इतना याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सोनेट जो लिखा जाता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, कि कोई भी सोनेट, तो ये भी सोनेट भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई है। अगला देखिए, हाँ हो गया। तो बच्चों हमने कविता पूरी कर ली, क्वेश्चन आंसर सब पूरा हो गया है। तो लास्ट में एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कविता पढ़ने जितना ही जरूरी है बवाल सर की जय बोलना बहुत जरूरी है। तो बवाल सर की जय, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बवाल सर के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और पिछले वीडियो से सारा रिकॉर्ड तोड़ना टूटना चाहिए आपका इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वीडियो को कामयाब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। थैंक यू वेरी मच।